जय हिंद। आज हम बात करेंगे वैश्विक तापन के बारे में। आज हम बात करेंगे यानी हरित गृह प्रभाव क्या होता है, इसके विषय में आज सभी को मैं आज बताऊंगा। देखिए, वैश्विक तापन से तात्पर्य है कि ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से होता है, क्या रीज़न होता है और किन कारणों से होता है, इसका उपाय क्या होता है, इसके प्रभाव क्या दिखते हैं आपको, और ये किन किन देशों में ज़्यादातर प्रभावित, किन किन देशों के द्वारा ये ज़्यादा जो है प्रभावित होता है, किन देशों की वजह से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन सभी विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वैश्विक यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। साथ में इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में भी हम जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, यानी हरित गृह प्रभाव क्या होता है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग को हम कहते कैसे हैं। देखिए, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगर पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगता है तो उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो अगर ये तापमान बढ़ने लगेगा तो समझ लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग की कैटेगरी में वो आने लगता है। और जाहिर सी बात है कि आज जितने ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जितने ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, यानी जितने ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं और वनों की कटाई हो रही है, साथ साथ में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन एक रीज़न बन जाता है और आपके पूरा जो है एक सिस्टमेटिक तौर पे नहीं चल पाता है। और हर एक देश जो होता है, हर एक नेशन इस पे जो है गंभीर विषय हमारा बन चुका है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसका जो औसत तापमान होता है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि ये पृथ्वी का औसत तापमान की बात हो रही है। साथ में इसकी चर्चा सर्वप्रथम इन्होंने किसने किया था, तो 1824 में जोसेफ फोरियर ने इस पे ग्लोबल यानी ग्रीन हाउस के नाम इसको दिया। जैसे ग्लोबल वार्मिंग जब हो रहा था तो 1824 में जोसेफ फोरियर थे जिन्होंने इसको एक ग्रीन हाउस के नाम पे दिया। अब देखिए, ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, इसके विषय में हम जानते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसें द्वारा उत्पन्न विकिरण को वायुमंडल के तापमान में अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे आपका पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर पृथ्वी को जो ऊष्मा मिलती है वो सूर्य से मिलती है। ठीक है, तो जब ऊष्मा देता है तो पृथ्वी जो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें कई सारी चीजें होती हैं। तो जब वो पृथ्वी पर आती है, तो आने के बाद जब वो फिर वापस जाती है तो उन विकिरणों को क्या करता है, हमारा वायुमंडल जो होता है, जो एक परत सा बना है जिसमें क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में पूरे जितने भी हम सांस लेते हैं वो क्षोभ मंडल में लेते हैं, तो पूरा जो क्षोभ मंडल में पूरा जो विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। और साथ साथ उन जो विकिरणों को प्रभावित करते हैं, जैसे कार्बन का जलना, कई सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये बढ़ने लगती हैं। ठीक है, तो उत्पन्न विकिरणों को अवशोषण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि होने लगती है। ये जो तापमान के कारण क्या करती है, वृद्धि होने लगती है, और इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। कहीं कहीं पे देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट करके लोग खेती भी करते हैं, जिसे हम कृत्रिम जो है खेती बोलते हैं। तो ये कई सारी चीजें होती हैं। कहीं कहीं देखिए कृत्रिम लोग वर्षा भी कराते हैं। अब कई सारे जो विकसित कंट्री हैं इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं कि जो है कृत्रिम चंद्रमा बना रहे हैं, कृत्रिम जो है वर्षा करा देते हैं, कृत्रिम तरह से धूप कर देते हैं। तो इस तरह की कई सारी जो है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि लोग इसके विषय में काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है इस पे आप लोग देखिए कि ये किस तरह से काम करता है। जैसे ये पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है, और ये पूरा आपके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। तो ऊपर से जब सूर्य जो है इससे जब उष्मा को ले लेती है पृथ्वी, तो जब ये छोड़ती है तो कुछ गैसें जो होती हैं इधर उधर से अवशोषित कर ली जाती हैं। तो ये जो गैसें अवशोषित होती हैं ज़्यादातर CO2 होती है, और उसका जलवाष्प जो होता है वो अवशोषित होती है। तो अवशोषित होने के बाद जो आपका वायुमंडल होता है पूरा हीट हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। इसी चीज को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, अगर पृथ्वी पूरी तरह से गर्म हो जाती है तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जिसके कारण वो गर्म होती है, जो प्रक्रिया उसको गर्म करती है, उसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक जो ग्लोबल वार्मिंग जो है एक दूसरे से ही पूरक होते हैं, क्योंकि इसी प्रक्रम से वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आपका बढ़ता है, और जिस प्रक्रम के थ्रू बढ़ता है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या होते हैं। देखिए, आपका जो वायुमंडल है वो कई सारे गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें ज़्यादातर आपका नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होते हैं, उसके बाद तमाम तरह की गैसें होती हैं। लेकिन नाइट्रोजन को अगर माना जाए तो नाइट्रोजन देखिए 78% होता है, लेकिन नाइट्रोजन को आखिरी गैस भी माना जाता है,
क्योंकि वो अगर ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तभी वो जो आके क्रिया करेगी। लेकिन इसमें अगर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड देखिए बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन और ऑक्सीजन के मिश्रण से ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप कार्बन ज्यादा जलाएंगे तो आपकी ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, क्योंकि कार्बन जैसे जैसे जलाया जाएगा यानी जहां जहां धुआं की मात्रा ज्यादा होगी तो वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से वो क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप कार्बन जलाते हैं या कहीं ना कहीं जो है पेट्रोलियम वाली चीजें जलती हैं तो वो किसको प्रभावित करती हैं? ऑक्सीजन को प्रभावित करती हैं। इसलिए ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो गैसों में जो वृद्धि होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा में होती है, CH4 यानी मेथेन की ज्यादा होती है। अब मेथेन गैस का कहाँ से वृद्धि होगी? देखिए, जहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा होता है वहां पे जब कचरा सड़ने लगता है तो वहीं से आपके मेथेन गैस बाहर निकलती है। तो बहुत ही दुर्गंध युक्त जो गैस बाहर निकलती है उसी को हम बोलते हैं मेथेन। CPC गैस कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो होता है इसका नाम होता है CPC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये गैस होती है जो इसकी भी एक तरह से बढ़ोतरी होने लगती है। ओजोन, देखिए ओजोन जो है, ओजोन आपको लगता है कि ओजोन सही है, ओजोन क्योंकि आपको पता है कि ओजोन की एक परत बनी होती है हमारे वायुमंडल के ऊपरी भाग को हम लोग ओजोन परत संरक्षा करता है, जो कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं सूर्य से वो हमें बचाता है। लेकिन ओजोन की अगर मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है तो यही एक विषैली गैस होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है ओजोन के ऊपर कि ओजोन किस तरह से कार्य करती है। ओजोन के अगर आप कहेंगे तो मैं ओजोन परत के बारे में आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। देखिए ओजोन जो है वायुमंडल के लिए बहुत ही घातक है। अगर ओजोन की मात्रा बढ़ने लगेगी तो समझ लीजिए आपका जो वायुमंडल होता है वो प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक मेन रीजन होता है ये। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए उसके बाद आपका N2O आदि ये सारी गैसों की क्या हो जाती है? वृद्धि होने लगती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि ये सारी गैसें खतरनाक होती हैं आपके मानव जगत के लिए। ये सारी गैसें बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, कहीं ना कहीं मानव जो जनजीवन होता है उसको प्रभावित करती हैं। साथ में देखिए प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। प्रदूषण तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो साथ में प्रदूषण बढ़ेगा, तो आपको मास्क लगाने की जरूरत पड़ेगी और आपको जो कि लंग्स रिलेटिव कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये जो है प्रदूषण ही बताता है। साथ में वनों की कटाई, कहीं ना कहीं देखिए अगर आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि के लिए आपको जमीन चाहिए, घर बनाने के लिए जो है जमीन चाहिए, तो वहां पे वनों की कटाई को करना जरूरी होता है। जिसकी वजह से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पेड़ ना लगाओ और फिर वन काटते जाओ। तो यहाँ पे ये वनों की कटाई का भी मेन एक रीजन होता है कि ग्लोबल वार्मिंग का होना। अब हम बात करते हैं कि इस आंकड़े पे, ये आंकड़ा बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर देश ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितना ज्यादा जिम्मेदार है इस आंकड़े को दर्शा देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसमें जो चाइना है, चाइना 30% जो है इसके लिए जिम्मेदार है। 30% जो है कार्बन यानी ग्लोबल वार्मिंग होती है वो 30% जो है कार्बन यानी चाइना इसमें जो है जिम्मेदार होता है। यूएसए की बात करते हैं तो 15% होता है। अब एक बात बताइए, जो कि यूएसए की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है, लेकिन वो 15% ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट का मतलब है कि वो खुद जिम्मेदार है 15%। तो जनसंख्या इतनी कम होने के बावजूद भी इतना ज्यादा जिम्मेदार है, मतलब समझ सकते हैं कि यूएसए में कितना ज्यादा कार्बन यूज किया जाता होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो प्रति व्यक्ति जो है 15% जो है यूएसए के लिए, यूएसए जो है इसके लिए जिम्मेदार है। साथ में अगर हम भारत की बात करें तो भारत 7%, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या लगभग 125 करोड़ है, तो अगर आप देखेंगे तो 7% जो है भारत इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो कई सारी समस्याएं हैं इसमें, कई सारे जो है अनुच्छेद भी बने हुए हैं, कई सारे पर्यावरण संरक्षण के नियम भी बने हुए हैं। तो लोग उसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, कुछ जो है अपनी पर्यावरण अपनी जिंदगी के साथ ये चीजें करते रहते हैं। तो उनको आगे चल के जनरेशन उनको देखेगी और क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी ये वही जानते हैं। यूरोपीय कंट्री 9% इसमें बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होता है। तो ये आंकड़े हैं, आंकड़े भी आपको जो है एग्जाम में पूछता है। तो अब हम देखते हैं प्रभाव। प्रभाव का मतलब होता है कि इसके क्या क्या प्रभाव देख सकते हैं। तो देखिए प्रभाव दो तरह से होगा, एक प्राकृतिक तौर पे, एक मानव के तौर पे, यानी मानवीय जन जो है मानवीय जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और प्राकृतिक पे क्या, प्रकृति पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। जब औसत तापमान बढ़ेगा तो सही कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेगा। जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो साथ में जलवायु परिवर्तन हो जाता है। जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है कि जहां पे बारिश ना होने की जरूरत होती है वहां पे बारिश हो जाना, जहां पे बारिश की जरूरत होती है वहां पे बारिश ना होना। तो ये सारे जो है जलवायु परिवर्तन के कारण होते हैं और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इन सारी चीजों को जो है इधर उधर तितर बितर कर देता है, पूरा जो है पूरा बैलेंस ही बिगाड़ देता है।
ग्लेशियर का पिघलना, देखिए जब आपका जलवायु में परिवर्तन होगा, गर्मी बढ़ेगी, तो जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे ग्लेशियर जमे हुए हैं, तो वहाँ का जो बर्फ है वो पिघलेगा। पिघलने के बाद वो पानी जो है नदियों में आएगा, नदियों का पानी बाढ़ के रूप में समुद्र में जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। तो जब बाढ़ आएगी तो जो नदी के आसपास के जो इलाके हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, बाढ़ से जब प्रभावित हो गए, उनका घर छिन जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये आम जनजीवन के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एक खतरा का रूप ले लेता है। तो ग्लेशियर जब पिघलेगा तो समुद्र का जलस्तर भी बढ़ेगा, तो जलस्तर जो बढ़ेंगे तो जो छोटे छोटे टापू जो होते हैं जहाँ पे लोग अपना टूरिज्म का बढ़ावा देते हैं, तो वो टूरिज्म भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समुद्र तल में वृद्धि की अगर बात करते हैं तो समुद्र तल में वृद्धि, देखिए समुद्र तल में वृद्धि की अगर बात करते हैं तो समुद्र तल की जो पानी का लेवल होगा बढ़ता जाएगा, जैव विविधता भी इससे, जो बायोडायवर्सिटी है वो भी प्रभावित होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जनजीवन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और साथ में मैंने बताया था कि मानवीय जनजीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखिए रोग हो जाएंगे, तमाम तरह के रोग से लोग ग्रसित हो जाएंगे। जैसे बाढ़ में देखिए, बाढ़ जब कहीं कहीं पानी ज़्यादा जुड़ जाता है, रुका रहता है, तो वहाँ पे कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। भूखमरी आ जाती है, जब जहाँ पे भाई बाढ़ आ जाएगी, जहाँ पे कुछ खाने के लिए रहेगा नहीं, तो भूखमरी तो आएगी आएगी। आवास की समस्या हो जाती है, घर बार उनका छिन जाता है, तो आवास की समस्या आ जाती है। कृषि, कृषि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कृषि, अगर कृषि प्रभावित होगी तो भूखमरी की समस्या आएगी, क्योंकि अगर उगेगा ही नहीं कुछ तो लोग खाएंगे क्या। तो ज़्यादातर कृषि प्रभावित हो जाती है, बाढ़ सूखा ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए उपाय में सरकार और ये विश्व पूरा संगठन, ये कई सारे संगठनों ने मिलके इस पर्यावरण संरक्षण पे अपने अपने मत दिए, अपने अपने सम्मेलन को यहाँ पे किया है। तो पहला सम्मेलन हुआ था, देखिए फर्स्ट नंबर की हम बात करेंगे तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण के रूप में जो है ये कमेटी गठन हुई थी, और इसके विषय में आगे चलता रहता है। उसके बाद 1992 में रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, और ये लगभग चलता ही रहता है। 1957 में क्योंगो प्रोटोकॉल कार्बन क्रेडिट की अवधारणा के तौर पे अपनाया गया है। तो ये सारे जो है एक ना एक करके ये सारी चीज़ें जो है पर्यावरण संरक्षण के रूप में ही लोग इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। साथ में 2015 में पेरिस समझौता हुआ था, COP21, और COP24 पोलैंड में होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नीति चलाई जाती है, ताकि लोग इसको समझे बूझें और जानें। तो देखिए मानव के होने के नाते हमें भी अपने प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, हमें भी पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में हमें मदद करना चाहिए, क्योंकि अगर एक आदमी सुधरेगा तभी जो है पूरा जगत, पूरा संसार इस चीज़ को फॉलो करेगा। तो आप सभी लोग कहीं न जहाँ पे भी हों, एक एक पौधे लगाएं, अपने आस पास जो है पौधे लगाएं, और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करें। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस टॉपिक को लेके मैं आया। तो आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को देखिए, साथ समझिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी कीजिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आगे मैं और भी आपको कई सारी वीडियो ला के दूंगा, तो इसके लिए आप लोग तत्पर रहिए। और वैश्विक तापमान के अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।